नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है हमारे खास शो वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल अगले 1 घंटे में आप तक पहुंचेगी। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की पूरी खबरों से आप अपडेट हो लिए। बिना रुके आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की और आपको दिखाते हैं इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। और सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, जहां दिल दहलाने वाली घटना भी सामने आई। गांव के बाहर पेड़ से 2 दलित बहनों की लटके हुए शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में आई। दावा है कि सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों नाबालिग लड़कियों में से एक 7वीं और दूसरी 10वीं की छात्रा थी। मां ने आरोप लगाया कि कुछ लड़के बाइक से बेटियों को अगवा कर ले गए, जिसके बाद उन्होंने रेप और मर्डर किया। घर जब पहुँचे हमका घर लड़की नहीं मिली, ये उठा के ले गए हैं, उनको रेप किया है, फिर भी मार के लटका दिया है। इनका हमका न्याय चाहिए, सख्त इनकी सजा हो। पुलिस जब मामले की जांच के लिए पहुंची तो लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। एसपी संजीव सुमन के जाने पर ग्रामीण उनसे ही भिड़ गए। करीब 15 घंटे के बाद एसपी मीडिया के सामने आए और कहा कि लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाया गया, पहले रेप किया, जब लड़कियां शादी की बात पर अड़ी तो मर्डर कर दिया। अक्यूज का ये कहना है कि उन लोगों ने ये बात कही कि हमसे शादी करो, तो इन लोगों ने शुभ होकर के उसी चुन्नी से उसका गला कस दिया। उसके बाद इन लोगों ने 2 और व्यक्तियों को बुलाया है मौके पे, करीमुद्दीन उर्फ डीडी सन ऑफ कलीमुद्दीन और आरिफ उर्फ छोटे। ये दोनों लोग भी वहाँ मौके पे आए। इन लोगों ने साक्ष्य मिटाने की नीयत से उस बॉडी को उठा के वहाँ पेड़ पे टांगा है और उसके बाद फिर ये 5 लोग वहाँ से चले गए। पुलिस ने मामले में आरोपी छोटू को हिरासत में ले लिया है, जिसकी निशानदेही पर बाकी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। नाबालिग बहनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। घटना को लेकर साफ हो चुका है कि हत्या का मकसद रेप की घटना पर पर्दा डालना था। 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था, तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है पुलिस कार्रवाई में। इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। 100 परिवारजनों को सौंपा जा चुका है। लखीमपुर खीरी मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक जुनैद है, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया। लखीमपुर कांड में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। इस कांड में छोटू पीड़ित का पड़ोसी है। बाकी 5 आरोपी जुनैद, सुहेल, हफीजुल, करीमुद्दीन, आरिफ हैं, जो पड़ोस के गांव के हैं। पुलिस का कहना है कि छोटू ने ही लड़कियों से इनका परिचय कराया था। कल तीनों लड़के गांव आए थे। पहले इन्होंने लड़कियों के साथ रेप किया और शादी की बात होने पर हत्या कर दी और इसके बाद बाकी 2 लड़कों को बुलाकर उन्हें पेड़ से लटका दिया। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है, लेकिन इस घटना के बाद लखीमपुर के साथ साथ पूरे देश में हंगामा बढ़ चुका है और इसके साथ ही इस मामले पर अलग अलग बयानबाजी भी सामने आ रही है। इन 4 तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें पूरी घटना का ब्यौरा दे रही हैं। एक तरफ आरोपियों ने लड़कियों के शव को पेड़ पर लटका दिया, तो दूसरी तरफ इस पर हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं अब सरकार कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। जो लखीमपुर की घटना है वह बहुत दुखद और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ाजनक है और इस दुख की घड़ी में विशेष तौर से पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है। लेकिन जहाँ तक अपराध करने वालों की बात है, वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है हमारे लिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। कल से ही हम लोग चिंतित थे, सरकार सीधी नज़र बनाए हुए थी। आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है। इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की, और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। वहीं मंत्री जितिन प्रसाद ने अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही, लेकिन दूसरी ओर संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा। दुखदायी घटना लखीमपुर में 2 मासूम बेटियों के साथ हुई है।
और अभी पुलिस ने सख्त से सख्त कार्रवाई, कुछ उसमें अरेस्ट भी किए गए हैं और जो भी इसके पीछे होगा, कोई होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये घटना उन नारों की पोल खोल रही है और प्रशासन के निकम्मेपन को उजागर कर रही है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद जिस तरह से वहाँ का एसपी भाषा बोल रहा है तानाशाही की, वो ये दिखाता है कि इनके लिए कोई घटना कोई मायने नहीं रखती। इस मामले पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, निघासन पुलिस थाना क्षेत्र में 2 दलित बहनों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या और उसके बाद पुलिस पर पिता का ये आरोप बेहद गंभीर है कि बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। तो दूसरी ओर मायावती ने इस घटना की निंदा की है और ट्वीट कर लिखा है, लखीमपुर खीरी में मां के सामने 2 दलित बेटियों का अपहरण व दुष्कर्म के बाद उनके शव पेड़ से लटकाने की हृदय विदारक घटना सर्वत्र चर्चाओं में है। क्योंकि ऐसी दुखद व शर्मनाक घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। यूपी में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने दोनों बहनों की हत्या पर लिखा कि लखीमपुर में 2 बहनों की हत्या की घटना दिल दहलाने वाली है। परिजनों का कहना है कि उन लड़कियों का दिन दहाड़े अपहरण किया गया। रोज अखबारों व टीवी में झूठे विज्ञापन देने से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? कब जागेगी सरकार? बहरहाल पूरे मामले में सियासत और हंगामा दोनों तेज हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि लखीमपुर से निकली आग की लौ कितनी दूर तक जाती है। तो लखीमपुर की बेटियों के साथ इस विभत्स घटना को अंजाम दिया गया, पहले रेप और उसके बाद हत्या। लेकिन लखीमपुर के गुनहगार सलाखों के पीछे आ चुके हैं और इनकी तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये वो है जो अब पुलिस की गिरफ्त में है और इन्हें लेकर हर जगह नाराजगी नजर आ रही है और कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सबसे पहली तस्वीर छोटू की, लड़कियों का पड़ोसी, आरोपियों की लड़कियों से दोस्ती भी इसी ने कराई जिसका नाम है छोटू। दूसरे जो आरोपी है वो है जुनैद और साथी सुहेल। ये बगल के गांव के निवासी हैं और इन दोनों ने ही लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। हाफिजुर रहमान जुनैद के गांव का रहने वाला, ये भी आरोपियों के साथ उस वक्त मौजूद था। इसके साथ ही करीमुद्दीन और आरिफ, इनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। सुहेल और जुनैद के ये साथी हैं, दोनों ने ही लड़कियों का गला दबाया। सभी ने मिलकर उसके बाद लड़कियों को पेड़ पर टांग दिया, उनके शव को पेड़ पर लटका दिया, जिसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इनके लिए फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं, ये मांग उठने लगी है। लेकिन इनके जख्मों पर, परिवार वालों के जख्मों पर मुआवजे का मरहम भी लगाया गया है। किस तरह की मदद अभी इन तक पहुंची है उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। एक तरफ 38 लाख मुआवजा और इसके साथ ही नौकरी का भरोसा दिया गया क्योंकि परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इस भरोसे के बाद अब अंतिम संस्कार हो चुका है। वहीं SC/ST एक्ट के तहत दोनों बहनों के अंतिम संस्कार के लिए 9-9 लाख की मदद भी पहुंचाई गई। चार्जशीट दायर होने पर रानी लक्ष्मीबाई योजना से 10-10 लाख रुपए भी पहुंचेंगे। वहीं नौकरी की मांग की सिफारिश CMO को प्रशासन अपनी तरफ से भेज देगा। प्रशासन ने आर्थिक मदद और साथ ही नौकरी का भरोसा भी दिया, जिसके बाद परिवार वाले तय हुए और इन बच्चियों का अंतिम संस्कार हुआ। इससे पहले परिवार ने दोनों बहनों का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। अंतिम संस्कार के लिए परिवार ने 3 शर्तें रखी थी। परिवार को 1 करोड़ रुपए, इसके साथ ही बेटे को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी और आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की गई थी। इसके बाद प्रशासन ने परिवार को समझा बुझाकर तैयार किया और इनका अंतिम संस्कार बच्चियों का किया गया। अगली खबर है सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि राजस्थान के रण में अब ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के राजस्थान दौरे ने राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। ओवैसी राजस्थान में अपने कुनबे को बढ़ाने की तैयारी में जुट चुके हैं। जयपुर पहुंचने के बाद ओवैसी ने हवा महल, विधानसभा और भट्टा बस्ती का दौरा किया और समर्थकों और लोगों से मुलाकात की। ओवैसी को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। वहीं ओवैसी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। महंगाई जिसकी जिम्मेदार यहाँ की प्रदेश की सरकार कांग्रेस की भी है और दिल्ली की सरकार मोदी भी जिम्मेदार है, और साथ ही साथ एक माइनॉरिटीज़ की, अल्पसंख्यक समाज की, दलितों की, आदिवासियों के पॉलिटिकल लीडरशिप बने, तो ये हमारी कोशिश होगी। इसके साथ ही ओवैसी ने 2023 में होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि उनकी पार्टी तेजी से राजस्थान में काम कर रही है। साथ ही ओवैसी ने प्रदेश के मुसलमानों को एकजुट होकर
ताकत बनने का आह्वान किया है। ओवैसी ने ये भी कहा कि सिर्फ भीड़ जुटाना ताकत नहीं है, मुशायरा और कव्वाली करना भी ताकत नहीं है। ताकत तब होगी जब हम अपने समुदाय को तालीम देंगे। ओवैसी के निशाने पर हिंदी पट्टी वाले राज्य और वहाँ के मुसलमान हैं। बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में ओवैसी का करिश्माई जादू फेल हो चुका है। इन राज्यों में ओवैसी AIMIM की पतंग उड़ाने में नाकाम हो चुके हैं। अब 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है तो ओवैसी मिशन राजस्थान में जुट गए हैं। तो राजस्थान में होने वाले चुनाव में ओवैसी ने अपनी दावेदारी ठोक दी है, यानी कि राजस्थान के रण में ओवैसी ले चुके हैं अब एंट्री, क्योंकि राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 40 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है, यानी नजर है असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम वोट बैंक पर। 9% से ज्यादा मुस्लिम वोटर राजस्थान में मौजूद हैं और मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव लगभग 36 विधानसभा सीटों पर पड़ता है और इसी पर नजर है असदुद्दीन ओवैसी की। 15 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व भी नजर आता है और इसीलिए ओवैसी की कोशिश है कि अपने कुनबे को राजस्थान में बढ़ाने की कोशिश की जाए। अगली खबर भी सियासत से जुड़ी है और वो है देश की राजधानी दिल्ली को लेकर, जहां शराब घोटाले को लेकर शुरू हुई राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब बीजेपी ने एक और स्टिंग ऑपरेशन जारी कर दिया। इस स्टिंग ऑपरेशन में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि किस किस से पैसा लिया गया है, किस तरह से घोटाले हुए हैं, ये सभी बात सामने आई है। सिसोदिया तो इसमें बहुत बनाया हुआ सरकार ने, इनकी पार्टी। अब देखो जी, अब सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए। उसके अंदर मरे भी 300-400-500 करोड़ पे तो बना ही लिया होगा। बाकी तो अब उसके सिवाय क्या किया भाई, इतना तो सबको, इतना तो मतलब कॉमन सेंस की बात है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कहा कि अमित अरोड़ा बता रहा है कि कमीशन सरकार ने तय किया। साथ ही शराब घोटाले का पैसा गोवा और पंजाब के चुनावों में इस्तेमाल हुआ। 5-5 करोड़ रुपए तक की फीस मिनिमम निर्धारित की गई। 5 करोड़ इसीलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने न पाए, जबकि ये पॉलिसी इस आधार पर बनाई जाती है कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले। पंजाब में रिटेलर छोटे, उसमें वो कह रहा है कि 5 करोड़ इसलिए रखा गया कि छोटा मोटा प्लेयर आने न पाए। जिनके पास 80% बिजनेस है उनको 5 करोड़ देने में कोई समस्या नहीं होगी, जबकि मूलतः यह पॉलिसीज जब अन्य राज्यों में बनाई जाती हैं तो इस आधार पर बनाई जाती हैं कि छोटे छोटे व्यापारियों को भी काम करने का मौका मिले और प्रतिस्पर्धा करने का भी मौका मिले। बीजेपी के स्टिंग पर मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी स्टिंग को CBI को दे, अगर इसमें सच्चाई है तो मुझे गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो सोमवार को PMG झूठा स्टिंग करने के लिए मुझसे माफी मांग ले। और CBI इसकी बहुत सख्ती से, बहुत गहनता से और बहुत तेजी से जांच करे और अभी जांच करे, अभी जाके इसको लेके इसकी जांच करे। और अगर ये स्टिंग सच्चा है, अगर इस स्टिंग में सच्चाई है तो 4 दिन के अंदर अंदर, आज फ्राइडे, थर्सडे, आज थर्सडे है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज हाफ डे निकल गया, मंडे तक मुझको गिरफ्तार कर ले CBI इस स्टिंग के बेस पे। दिल्ली में हुए शराब घोटाले पर CBI जांच कर रही है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिन में इस घोटाले की आंच कितनी दूर तक जाती है। तो गुजरात चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है आम आदमी पार्टी, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी को चौतरफा घेरने में जुटी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों ज्यादातर गुजरात का दौरा कर रहे हैं और इस बार तो वो ऑटो में बैठकर ऑटो चालक के घर सियासत को और गरमाने पहुंच गए। इसी को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए एक अनोखी रणनीति बनाई और केजरीवाल के घर नया ऑटो लेकर पहुंच गए, वो भी एक नहीं बल्कि कई ऑटो। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी ने कहा कि वो केजरीवाल से मुलाकात कर उन्हें ऑटो रिक्शा भेंट करेंगे, जिससे कि वो गुजरात की तरह दिल्ली में भी ऑटो से ही चल सके। असल में ये ऑटो पॉलिटिक्स तब गरमाया जब गुजरात में दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑटो में बैठकर सफर करने निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें पुलिस अधिकारी ने रोककर सुरक्षा का हवाला देते हुए गाड़ी में बैठकर जाने की गुजारिश की थी, लेकिन केजरीवाल नहीं माने और पुलिस वाले से ही बहस शुरू कर दी, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ है। आपने हमें कैद कर रखा है, वही सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी।
इस पर अब बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली और पंजाब में भी ऑटो में ही सफर करना चाहिए, जिससे टैक्स का पैसा बचेगा। और गुजरात के भोले भाले लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं, मैं तो ऑटो रिक्शा में चलता हूँ, मेरे पास तो सुरक्षा कर्मी भी नहीं होते हैं। अगर वो ऑटो रिक्शा में चलते हैं तो आज भाजपा विधायक दल उनको 5 ऑटो रिक्शा देने के लिए आया है और हम भेंट स्वरूप उनको ये 3 व्हीलर देना चाहते हैं, जिससे कि दिल्ली सरकार की 27 गाड़ियों में जो उनका काफिला घूमता है उसकी जगह वो इनको इस्तेमाल करें। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के नेता हाथों में तख्तियां भी थामे हुए थे, जिस पर आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए कई स्लोगन्स थे। अब देखना होगा कि बीजेपी के इस ऑटो पॉलिटिक्स का जवाब आम आदमी पार्टी कैसे देती है। जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की बात एमपी एमएलए कोर्ट में जिनकी पेशी हुई और गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार सहित 4 लोगों पर आरोप भी तय हो चुका है। जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई। गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार सहित 4 लोगों पर आरोप तय हो गए। इसके साथ ही इस मामले में गवाही के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की गई है। मुख्तार के वकील ने एप्लीकेशन देकर सुरक्षा को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराए जाने की मांग की, जिसे जज ने स्वीकार कर लिया। आज जब पुलिस की टीम मुख्तार को लेकर बांदा जेल से मऊ पहुंची तो पूरी कचहरी परिसर छावनी में तब्दील रही। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुख्तार को व्यक्तिगत रूप से तो माफियाओं पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, अवैध निर्माण पर बुलडोजर और अवैध संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई भी हो रही है, जिससे माफियाओं की हनक तो कम है ही, साथ ही आर्थिक रूप से भी ये कमजोर हो जाए। योगी शासनकाल में अपराधियों की 4000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। सबसे ज्यादा किसकी संपत्ति जब्त की गई है, आइए आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। दरअसल माफियाओं पर सख्त योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है अतीक अहमद का। 959 करोड़ रुपए अतीक अहमद के जब्त किए गए। फिर मुख्तार अंसारी 448 करोड़ की जब्ती हुई है। देवेंद्र सिंह पर भी शिकंजा कसा गया और 111 करोड़ की जब्ती की गई। वहीं यशपाल तोमर पर भी एक चाबुक चला है, 94 करोड़ की जब्ती हुई है। दिलीप मिश्रा से 32 करोड़ की जब्ती हुई। इसके साथ ही ध्रुव सिंह से 20 करोड़ जब्त किए गए। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का हंटर इन माफियाओं पर चलता हुआ नजर आया है। अगली खबर है सुकेश चंद्रशेखर को लेकर और इससे जुड़े रंगदारी के मामले में, जहां पर कल जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ 8 घंटे तक चली थी, वहीं नोरा फतेही का आज नंबर आया और नोरा फतेही से लगभग 5 घंटे तक पूछताछ हुई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू ने आज नोरा फतेही से पूछताछ की और कई सवाल नोरा के सामने रखे। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े रंगदारी के मामले में जहां पर कल जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ की गई, तो वहीं आज नोरा का नंबर आया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने आज नोरा फतेही से पूछताछ की। ईओडब्ल्यू ऑफिस के बाहर नोरा फतेही ऑल ब्लैक लुक में नजर आई। हमेशा ग्लैमरस और हॉट दिखने वाली नोरा की आज की आई तस्वीरों में चेहरा ही नजर नहीं आ रहा था। अब जब नोरा से ईओडब्ल्यू ने सवाल जवाब किए, तब इस मामले की अहम कड़ी पिंकी ईरानी भी नोरा के साथ मौजूद थी। पिंकी वही शख्स हैं जिन्होंने इन अभिनेत्रियों को महाठग सुकेश से मिलवाया था। ईडी की जांच और अपनी खुद की जांच से मिले सबूतों को देखने के बाद ईओडब्ल्यू ने नोरा से खास इवेंट को लेकर सवाल जवाब किए। इस इवेंट में नोरा भी शामिल थी, जो कि दिसंबर 2020 में हुआ। ये इवेंट चेन्नई में हुआ था। आज से पहले 2 सितंबर को नोरा फतेही से पुलिस ने पूछताछ की थी। इस दौरान सुकेश संग उनकी चैट्स के बारे में भी सवाल पूछे गए, जिसमें भी नोरा फतेही से सुकेश की पत्नी मारिया पॉल के आयोजित किए गए एक इवेंट के बारे में सवाल किए गए थे। साथ ही उनसे नोरा को सुकेश से मिले तोहफों को लेकर भी पूछा गया था। नोरा ने जवाब में बताया था कि ये एक इवेंट था जिसकी बुकिंग उनकी एजेंसी एक्सीड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने की। इससे पहले ईओडब्ल्यू ने बीते बुधवार को जैकलिन से पूछताछ की थी। जैकलिन और सुकेश की मुलाकात करवाने वाली पिंकी ईरानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पहले पिंकी ईरानी और जैकलिन के अलग अलग बयान दर्ज किए गए, फिर दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान जैकलिन कुछ सवालों के जवाब देने से बची थी और कुछ मौकों पर असहज भी हुई थी। और आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि नोरा फतेही से कौन कौन से सवाल किए गए हैं। सवालों की फहरिस्त लंबी थी, जिसमें पहला सवाल चेन्नई में हुए इवेंट के बारे में जानकारी ईओडब्ल्यू की तरफ से मांगी गई। नोरा कहती हैं कि एक तरीके का इवेंट था जो कि सुकेश की पत्नी ने आयोजित किया था। सवाल ये भी पूछा गया कि सुकेश ने आपको क्या क्या तोहफे दिए हैं।
जवाब में यह मिला कि इवेंट अच्छा था। लीना यानी कि सुकेश की पत्नी मुझसे मिली थी। उन्होंने मुझे एक गुची का बैग और इसके साथ ही आईफोन उपहार के तौर पर दिया। उन्होंने ये कहा था कि मेरे पति आपके बड़े फैन हैं, लेकिन अभी आपसे मिल नहीं सकते, लेकिन आप उनसे फोन पर बात कर लीजिए। उन्होंने कॉल को स्पीकर पर कर दिया था। सुकेश ने मुझे शुक्रिया कहा और कहा कि वो दोनों ही मेरे बड़े फैन हैं। और इसके बाद लीना ने ऐलान किया कि वो मुझे प्यार और दरियादिली के लिए BMW कार भी गिफ्ट करेंगे। इसके बाद सुकेश चंद्रशेखर नाम के एक शख्स ने मुझे एक 305504 मोबाइल नंबर से कॉल किया। ये पूरा नंबर हम आपको नहीं बता रहे। एक मोबाइल नंबर जिससे कॉल किया, ये जानकारी नोरा फतेही ने अपने जवाबों में दी। ये भी कहा कि मैंने अपनी कजिन के पति बॉबी का नंबर उन्हें आगे की डिटेल्स के लिए शेयर कर दिया। शेखर ने वो नंबर मुझसे ले लिया था, ये भी कहा। फिर वो कहते हैं कि मैंने बॉबी से कहा था कि वो शेखर को कह दें कि नोरा को BMW कार की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास पहले से ही एक BMW कार उपलब्ध है। जिसके बाद बॉबी ने शेखर को कॉल कर कहा था कि नोरा को BMW की जरूरत नहीं है। हालांकि शेखर ने कहा था कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है और फिर उन्होंने बॉबी को BMW कार ऑफर की थी। ये किसी डील के लिए टोकन था और इसके बाद बॉबी के नाम पर BMW की नई 5 सीरीज की गाड़ी को बुक कर दिया गया। इसके साथ ही नोरा फतेही ने सुकेश के साथ अपनी फोन पर हुई चैट्स के स्क्रीनशॉट्स की कॉपी भी एजेंसी के पास जमा करवा दी है। उनके साथ इसे साझा भी किया गया है और ये पूछताछ 5 घंटे तक चली, जिसके बाद नोरा फतेही EOW के ऑफिस से निकलकर आगे के लिए रवाना हो गई हैं। और अब बात असम की करेंगे, क्योंकि असम के 5 उग्रवादी संगठनों के साथ आज शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जिसे असम में शांति और कानून व्यवस्था के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गृह मंत्रालय में शांति समझौते पर केंद्र सरकार, असम सरकार और असम के 5 विद्रोही संगठनों के बीच शांति समझौता हुआ है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। त्रिपक्षीय संघर्ष विराम पर ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, आदिवासी कोबरा मिलिटेंट्स, बिरसा कमांडो फोर्स, संथाल टाइगर फोर्स और आदिवासी पीपल्स आर्मी ने हस्ताक्षर किए, जिसे अमित शाह ने अमन शांति के लिए बड़ा कदम बताया। अपने क्षेत्र को शांति और विकास से युक्त करने का एक बहुत बड़ा काम किया है। और अंत में फिर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि समझौते की हर साइन की गई, दस्तखत की गई हर एक बात का पूर्णतया पालन हम करेंगे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने इसे प्रदेश की खुशहाली के लिए ऐतिहासिक पल भी बताया। अकॉर्ड में लिखा होगा, अकॉर्ड में जो भी है वो असम सरकार, भारत सरकार की मार्गदर्शन में हम लोग उनको बहुत ही सिंसियरली इम्प्लीमेंट करेगा। असम के ये आदिवासी संगठन समूह संघर्ष विराम कर चुके हैं और अस्थायी रूप से असम पुलिस के संरक्षण में शिविरों में रह रहे हैं। इस त्रिपक्षीय समझौते का उद्देश्य असम समेत पूरे पूर्वोत्तर में शांति लाना है, जिसके लिए सालों से प्रयास किए जा रहे हैं। 2020 में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 50 साल से पुराने बोडो संकट को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद हजारों विद्रोहियों ने हथियार डाले थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है और उन्होंने राज्यपाल से चुनाव आयोग की सिफारिश की एक कॉपी उन्हें भी उपलब्ध कराने और जल्द से जल्द फैसला करने की भी अपील की। हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर लिखा कि आज राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात हुई। बीते 3 हफ्तों से उत्पन्न अनापेक्षित और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की अनिश्चितता को दूर करने के लिए पत्र सौंपा, जिससे बीजेपी द्वारा किए जा रहे अनैतिक कोशिश को रोका जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें बताया गया था कि सोरेन को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, जिसकी वजह से वो राज्य में अनिश्चितता पैदा हो गई है और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए राजनीतिक द्वेष को प्रोत्साहन मिल रहा है। आपको याद होगा कि सीएम हेमंत सोरेन ने पद पर रहते हुए रांची के अनगढ़ा में अपने नाम पत्थर की खदान लीज पर ली थी। बीजेपी ने इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद बताया और कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून का ये उल्लंघन है, जिसके बाद बीजेपी ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की। राज्यपाल ने भी हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर मामले में उनसे जवाब मांगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। हालांकि सोरेन ने विधानसभा में बहुमत साबित किया। फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस बारे में राजभवन ने कुछ नहीं कहा है। और इधर
बंदर भारत में चीता फिर से बसाने की कोशिश की जा रही है। नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया जा रहा है और इन चीतों के स्वागत की खास तैयारी भी की जा रही है। चीतों को लाने के लिए गए प्लेन पर भी चीते की फोटो बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को इन चीतों को कूनो पालपुर नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बुधवार शाम एक बड़ी चट्टान पर चढ़कर हाथी से अपनी जान बचानी पड़ी। दरअसल इस पूरे वाकये का एक वीडियो भी सामने आया है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गढ़वाल के दौरे से कोटद्वार लौट रहे थे, तभी सिद्धबली मंदिर के पास एक बड़े जंगली हाथी ने उनके काफिले का रास्ता रोक लिया। पायलट वाहनों ने हाथी के बगल से निकलने की कोशिश की, पर हाथी के तेवर देख वहीं थमी रही। कुछ ही देर में उनके पीछे पूर्व सीएम रावत की गाड़ी समेत अन्य गाड़ियां भी खड़ी हो गईं। सभी इसी इंतजार में थे कि हाथी साइड से निकल जाएगा और काफिला आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाथी तेजी से काफिले की ओर बढ़ने लगा। इस पर सभी गाड़ियां तेजी से रिवर्स जाने लगी। इस पर हाथी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। खतरा बढ़ता देख सुरक्षा कर्मियों ने रावत को कार से उतारा और बगल में मौजूद एक पहाड़ी नाले की ओर ले गए, लेकिन हाथी ने इनके पीछे ही दौड़ लगा दी। इससे बदहवास सभी लोग वहां एक बड़ी सी चट्टान पर चढ़ गए। उनके पीछे पीछे हाथी भी नाले में जा पहुंचा। वहीं कुछ देर रुका रहा और चिंघाड़ता रहा। हाथी ने सूंड में पानी भरकर भी 1-2 बार उछाला। जैसे ही हाथी कुछ देर के लिए शांत हुआ, पूर्व सीएम समेत सभी लोग वहां से कूदकर नीचे भागे और वाहनों में बैठकर सुरक्षित निकल गए। और अगली खबर झारखंड के हजारीबाग की है, जहां पर जानवर और इंसान के बीच प्रेम की मिसाल कुछ इस तरह से देखने को मिली है। चौपारड़ के चैथी गांव में एक बछड़ा अपने मालिक की मौत पर इतना दुखी हुआ कि वो शमशान तक पहुंच गया। मार ले वगैरह तो उनका चेहरा देखने के लिए अर्थी पर पड़े कफन को मुंह से हटाने की कोशिश करता रहा। अंतिम क्रिया में शामिल होने आए लोगों ने मालिक की मौत पर बछड़े को रोते हुए देखा तो व्यक्ति का अंतिम संस्कार उससे ही करवाया। ये वाकया 10 सितंबर का है, लेकिन अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मरने वाला शख्स मेवालाल ठाकुर की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने कुछ साल पहले एक बछड़ा पाला था। हालांकि 3 महीने पहले आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने बछड़े को पास के गांव में बेच दिया था। मार ले वगैरह तो बछड़े को मेवालाल की मौत की खबर कैसे लगी, ये समझ से बाहर है। बछड़ा जब शमशान पहुंचा तो वो अर्थी के आसपास घूमने लगा और जोर जोर से रंभाने लगा। उसने मेवालाल का चेहरा देखने के लिए कफन हटाने की कोशिश भी की। गांव वालों ने बछड़े का मालिक के लिए प्यार देखकर उसे मेवालाल का बेटा बताया, इसीलिए उन्होंने मेवालाल का अंतिम संस्कार भी बछड़े से करवाया। वीडियो में वो चिता की परिक्रमा करता दिखाई दे रहा है। जब तक चिता जलती रही, बछड़ा वहाँ से हटा नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। और वंदे भारत में आज के लिए फिलहाल इतना ही।